डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 14 सीआरपीसी के सेक्शन 195 से 199 तक की चर्चा करेंगे। आप सबका नौदिल्ला चैनल में स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अब सीधे से हम सेक्शन 195 की ओर आते हैं। सेक्शन 195 क्या कहता है? केवल उसके हेडिंग को पढ़ने मात्र से ही क्लियर हो जाता है। अगर हेडिंग को ध्यान से पढ़ा जाए तो दोबारा से पूरा सेक्शन पढ़ने की भी कई बार अनिवार्यता नहीं होती। आप देखेंगे कि सेक्शन क्या कहता है। प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स फॉर ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेज रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। अब इस सारे को देखेंगे कि जब लॉफुल अथॉरिटी की एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कंटेम्प्ट की गई है या ऐसा जो पब्लिक जस्टिस की बात थी उसके विरोध में कोई जुर्म किया गया है, तो या साक्ष्य में कोई दस्तावेज दी गई है, उससे संबंधित कोई जुर्म हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगी? कहता है इसका सब सेक्शन ए का 1 क्या कहता है? नो कोर्ट शैल कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 172 से 188 बोथ इंक्लूसिव ऑफ इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता की धारा 172 से 188 के ऊपर कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अब 172 से 188 धाराएं क्या हैं? जैसे एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स, सर्विस है समन की, उसको अवॉइड करना चाहता है कोई आदमी। प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन, कोई सर्विस को में बाधा पैदा करता है। नॉन अटेंडेंस ऑफ ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट ने किसी आदमी को बुलाया है, उसकी को अवॉइड कर रहा है, पेश नहीं हो रहा। नॉन अपीयरेंस और इन रिस्पॉन्स टू पब्लिकेशन अंडर सेक्शन 82, सेक्शन 82 सीआरपीसी के तहत पब्लिकेशन होगी और उसके बाद भी नॉन अपीयरेंस है। तो ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड टू गिव इट, फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन या रेफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। जैसे न्यायालय में बयान होता है, बयान होने के बाद जो है रेड ओवर एंड एक्सेप्टेड करेक्ट का सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके ऊपर दस्तखत करने होते हैं। तो यदि वो दस्तखत करने से इनकार करता है जबकि वो बाउंड है दस्तखत करने के लिए, तो रेफ्यूजिंग ओथ, अदालत में ओथ लेने से मना करता है जबकि बाउंड है। तो रेफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू क्वेश्चन, जो उससे पूछा गया सवाल है वो उसका जवाब देने के लिए बाध्य है, या स्टेटमेंट पर साइन नहीं करता। फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ, या शपथ के ऊपर जो है झूठा बयान करता है। इस तरीके से फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। इसी तरीके से रेजिस्टेंस टू टेक ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉ। इसके बाद है ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी, किसी न्यायालय के आदेश से प्रॉपर्टी जो है उसकी सेल हो रही है, उसके अंदर बाधा पैदा करता है। इलीगल परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल। इस तरीके से इस तरह के बातों में यदि डिसओबीडियंस टू ऑर्डर प्रोमulgated बाय पब्लिक सर्वेंट, जैसे धारा 144 लगा रखी है, उसके अंदर शस्त्र लेकर के जुलूस में जाना, इस तरह के जो ऑफेंस हैं, इन सब में जो है पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करना, जो बाध्य था ना असिस्ट करे, जो बाउंड होते हुए भी उसकी मदद ना करे। तो इन सारी बातों के तहत या सब सेक्शन अगला क्या कहता है कि या किसी जुर्म की अबेटमेंट या अटेम्प्ट टू कमिट दैट, किसी जुर्म को करने के लिए उत्प्रेरण करना या उसके लिए प्रयत्न करना। आपराधिक षड्यंत्र
यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन अपराधों में मैजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले सकता, लेकिन ले सकता है। कब ले सकता है? संबद्ध यानी कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट की लिखित दरखास्त पर या किसी अन्य लोक सेवक की दरखास्त पर जिसके वह अधीनस्थ है। मीनिंग देयर बाई एक के खिलाफ कोई बात है तो वो स्वयं जो है दरखास्त दे या उसका ऊपर का अधिकारी जो है दरखास्त दे तो उसके ऊपर संज्ञान ले सकता है। टू हुम ही सबऑर्डिनेट, अब सवाल आता है कि वो किसका सबऑर्डिनेट है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सब सेक्शन बी जो है जिसके अंदर इसको बताया है, धारा 193 से 196, गिविंग फॉल्स एविडेंस और गिविंग ए फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस और थ्रेटनिंग, ये सारी की सारी बातें क्या है? धारा 199 है जैसे फॉल्स स्टेटमेंट देना, 200 है यूजिंग एज ट्रू नोइंग इट टू बी फॉल्स, झूठी है और उसको सत्य मान करके मतलब पेश करना कहना। अब इम्पर्सोनेशन है, जैसे एक ही जगह अदालत में बी पेश होता है, जब बी पेश होता है तो वो अपने आप को ए बताता है, तो ये इम्पर्सोनेशन क्या है? सेक्शन 205 का ऑफेंस है, 205 से 11 तक जो है ये ऑफेंसेज हैं। जैसे इम्पर्सोनेशन है, संपत्ति की जब्ती की बात है उसको रोकना, या ऐसी राशि जो दे नहीं है, कपट से डिग्री करवा लेना, बेईमानी से न्यायालय में झूठा दावा करना, ये सारी बातें जो है इसके ऊपर भी कोर्ट कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस। जैसे 463 फोर्जरी की बात है, 471 जो है यूजिंग एज जेन्युइन एज फोर्ज डॉक्यूमेंट की बात है, 475 जो है काउंटर फिटिंग डिवाइस है तथा और किसी चीज़ को उस काउंटर फिटिंग डिवाइस को कब्जे में रखना 476 है, और उस काउंटर फिट डिवाइस का यूज करना। तो ये उपरोक्त सारे जुर्म जो है जो मैंने बताए उनको करने के लिए प्रेरित करना या करने का प्रयत्न करना, इनका संज्ञान नहीं लिया जा सकता, किंतु लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है? उस न्यायालय की लिखित शिकायत पर या वह अधिकारी न्यायपालिका का अफसर जिसका सबऑर्डिनेट है उसकी लिखित शिकायत पर कॉग्निजेंस ले सकता है। सपोज ए अपीयर्ड इन द कोर्ट इन प्लेस ऑफ बी, ही मेड द स्टेटमेंट while he was acquainted with this fact that he is not he who is making the statement। तो जब ये न्यायालय के बात ध्यान में आ गई तो वह न्यायालय या उससे ऊपर का जिसके वह न्यायालय सबऑर्डिनेट है वो शिकायत करते हैं, तो इस तरीके से संज्ञान लिया जा सकता है। इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है? जहाँ 195(1) की उपधारा 1 के अधीन कोई शिकायत की गई है तो ऐसा अधिकारी जिसके वह सबऑर्डिनेट है उस शिकायत को वापस लेने का भी आदेश दे सकता है। सपोज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैज़ मेड द कंप्लेंट, तो वो किसका सबऑर्डिनेट है? CJM का, DJ का। ही कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट के उस केस को विड्रा किया जाए, और जब इस तरह की शिकायत को वापस करने के लिए वो पत्र आ जाता है तो फिर न्यायालय क्या करेगा? उस कार्रवाई को स्थगित कर देगा और उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। परंतु वापस लेने का आदेश कब तक हो सकता है? जब तक फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट में मैटर्स डिसाइड ना हुआ हो। अगर मैटर हैज़ बीन डिसाइडेड इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाली कोर्ट में, और उसकी अपील हो रही है तो देन इट कैन नॉट बी विड्रॉन। इट कैन ओनली बी विड्रॉन अप टू व्हेन इट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड फाइनली इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि कोर्ट क्या है? कोर्ट की डेफिनेशन इसने कहा है, कोर्ट क्या है कि सिविल, रेवेन्यू, क्रिमिनल तीनों ये आ गई, और फिर कहता है कि ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट और द सेंटर। ये कोर्ट की डेफिनेशन है, ये कोर्ट मानते हैं। अब सब सेक्शन 4 क्या कहता है? कौन सी कोई किसके सबऑर्डिनेट है
कौन कोई किसके सबऑर्डिनेट है, जहाँ या जिस कोर्ट में डिग्री या दंडादेश की अपील हो सकती है। जैसे सिविल कोर्ट के द्वारा डिग्री पास हुई तो किस कोर्ट में उसकी अपील दायर हो सकती है, या कोई कन्विक्शन हुआ उसकी अपील कहाँ पर हो सकती है, जिसमें इसकी अपील हो सकती है दंडादेश की या डिक्री की। अब तो उसके अधीनस्थ समझा जाएगा उस एपीलेट कोर्ट के। इसी में एक काम की बात और कही है, जहाँ अपील नहीं हो सकती, बहुत केसेस हैं जहाँ अपील नहीं होती, वहाँ उसे सिविल न्यायालय वाले प्रधान न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा। कैसे? जैसे सेक्शन 6 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके अंदर व्हेन द मैटर हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट, सिविल जज ने उसका फैसला कर दिया, आइदर इट इज़ डिसमिस्ड और इट इज़ डिक्रीड, नो अपील लाइज, उसकी कोई अपील नहीं लाई करती। तो फिर ये देखा जाएगा कि वो किस डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर है, किसके अधिक क्षेत्र में वो कोर्ट है। इसी प्रकार से दूसरे भी केसेस हैं। अपील जैसे किस सेक्शन के तहत लाई करती है, अपील सेक्शन 96 CPC के तहत लाई करती है। अब इसके अंदर आप देखेंगे 96(4) क्या कहता है। 96(4) CPC कहता है कि नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम ए डिक्री इन एनी सूट of the nature cognizable by courts of small cause when the amount or the value of the subject matter of original suit does not exceed 10,000। जब विषय वस्तु यानी 10,000 से ऊपर का मुकदमा ना हो तो उसकी भी कोई अपील नहीं हो सकती। अब सेक्शन 96(4) के अंदर ये प्रोविज़न दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सेक्शन में जो 10,000 रुपया शब्द आया है, ये 1/7/2002 को इंसर्ट हुआ है, उससे पहले ये 3,000 था। अब हम इसके बाद आते हैं अब सी सेक्शन 104 CPC आल्सो। 104 CPC को देखेंगे कि कौन से ऑर्डर्स हैं जिसकी अपील लाई करती है। तो 104 का FF एक ऑर्डर जो 35A के तहत पास किया गया है, उसकी अपील लाई नहीं करती। उसकी अपील लाई नहीं करती तो मतलब इसलिए वो भी क्या है, जहाँ अपील लाई नहीं करती। फिर मैंने इस सेक्शन को क्या बताया, खुद ही, हाँ, जहाँ अपील लाई नहीं करती तो वहाँ पर क्या होगा, वही सीनियर हो जाएगा, वही मतलब सीनियर हो जाएगा। तो अब जहाँ अपील लाई नहीं करती, एक्सेप्ट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम ए डिक्री इन एनी सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट्स ऑफ स्मॉल काजेज when the amount or value of the subject matter of original suit does not exceed 10,000। इस बात को ध्यान में रखेंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल और ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट और सेंटर, इसके तहत जो है कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, और 104F के तहत भी कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। एक सेक्शन मुझे भी याद आ रहा है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसकी कोई अपील नहीं है अगेंस्ट जजमेंट एंड डिक्री। और सब सेक्शन 4 जो दिया है, जिसको अभी हमने वो किया, उसके में परंतु दिया है। परंतु क्या कहता है, जहाँ अपील एक से अधिक न्यायालयों में लाई करती है तो एपीलेट कोर्ट ऑफ इन्फीरियर ज्यूरिडिक्शन विल बी द कोर्ट टू विच सच कोर्ट शैल बी डीम्ड सबऑर्डिनेट। अब बी क्या कहता है, इसका बी परंतु है, जहाँ अपील सिविल और राजस्व दोनों न्यायालयों में हो सकती है। एक की अपील जो है दोनों कोर्ट्स में जा सकते हैं, वी कैन गो इन सिविल सूट, सिविल अपील आल्सो
एंड वी कैन गो इन रेवेन्यू आल्सो। तो वहाँ पर क्या है कि उस केस की नेचर देखी जाएगी कि जुर्म किस में हुआ, सिविल में हुआ या रेवेन्यू में हुआ, तो इसी के अनुसार जो है वो ट्राई हो जाएगा। अब 2008 दो क्रिमिनल कोर्ट केसेस 231 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या करार दिया है, इसके ऊपर 195 के ऊपर उन्होंने कहा है कि कलंदरा अंडर सेक्शन 182 IPC फाइल्ड बाय SHO कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ओनली ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ SSP, ऑन द कंप्लेंट ऑफ SSP, सॉरी कंटेम्प्ट नहीं, ये कंप्लेंट से बोलना था, गलती से निकल गया। तो इसलिए इसको मैं फिर कहता हूँ कि कैलेंडरा अंडर सेक्शन 182 IPC फाइल्ड बाय SHO कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ओनली ऑन द कंप्लेंट ऑफ SSP और सम अदर सुपीरियर ऑफिसर टू whom he is administratively subordinate. SHO is not competent to do the same. Conviction and sentence जो है set aside. अब इसके बाद बाघ संघ वर्सेज इकबाल का केस है 2002 एक क्रिमिनल कोर्ट केस 666 पंजाब एंड हरियाणा का कि 4 डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, बार ऑफ सेक्शन 195 नॉट एप्लीकेबल, प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 468 471 IPC अगेंस्ट एक्यूज इज मेंटेनेबल, नो रिक्वायरमेंट दैट कंप्लेंट बी फाइल्ड बाय कोर्ट कंसर्न्ड। 2008 दो क्रिमिनल कोर्ट केसेस 760 सुप्रीम कोर्ट PD लखानी वाला केस है, PD लखानी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंदर क्या कहा गया है कि 195 और 340 दोनों सेक्शनों को साथ में पढ़ना है। यहाँ पर 340 CRPC का सेक्शन इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि 195 में जहाँ बार है और 195 में जहाँ एक्शन लिया जाना है तो 340 में उसका प्रोसीजर दिया गया है, इसलिए 340 को इसके साथ पढ़ना है। और कंप्लेंट टू हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, कंप्लेंट फाउंड टू बी फॉल्स, कंप्लेंट अगेंस्ट कंप्लेनेंट इन केस कंप्लेंट इज मेड बाय हाई कोर्ट, देन कंप्लेंट मे बी साइंड बाय सच एन ऑफिसर एज द हाई कोर्ट मे अपॉइंट। हाउएवर इन ऑल अदर केसेस the same is to be written by the presiding officer of the court or by such officer of the court as it may authorize in writing in this behalf. अब इसके ऊपर दूसरा जो है ये है कि सेक्शन 195 और 340 को मैंने साथ पढ़ने के लिए कहा। क्यों कहा कि इसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक अथॉरिटी दी है 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 4200 कि दीज बोथ सेक्शंस आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक के बिना दूसरे को पढ़ना अधूरापन है। अब रुकमाणी का एक केस था, कोर्ट इज नॉट बाउंड टू मेक ए कंप्लेंट रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, सच ए कोर्स विल बी अडॉप्टेड ओनली इफ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रिक्वायर्स एंड नॉट इन एवरी केस। यानी इस रुकमाणी वाले केस में 2008 है क्रिमिनल कोर्ट केसेस 713 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हर केस में कोर्ट कंप्लेनेंट हो ये अनिवार्यता नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये ज़रूर देखा जाएगा कि अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रिक्वायर करता है तो श्योर जो है कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट दायर की जाएगी, एंड नॉट इन एवरी केस, और हर केस में नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस सेक्शन के साथ 340 CRPC को पढ़ना जरूरी है। तो धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया, प्रोसीजर, व्हेन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द कोर्ट और अदरवाइज कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इंक्वायरी शुड बी मेड, तो हमने सेक्शन 340 अकेले को ना पढ़ते हुए 340 से 352 सेक्शन पढ़ने चाहिए, और 340 से 352 तक के सेक्शन आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद जो है अगला क्या है, सेक्शन 195A, कोई विटनेस या अन्य व्यक्ति IPC की धारा 195A के तहत अपराध के संबंध में शिकायत फाइल कर सकता है। सिंपल है, तो इसलिए अब 196 की बात हम करते हैं। प्रोसीजर फॉर ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट और फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंसेज।
कि कोई भी कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेगा, किसका, जो अध्याय 6 के अंदर ऑफेंसेज हैं। अध्याय 6 के अंदर कौन से ऑफेंसेज हैं, थोड़ा सा याद करो, अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो वो है सेक्शन 61 से 82, यानी सेक्शन 61 से 82, और सेक्शन 153 की बात जब है उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 153 क्या है कि जब जल से जुलूस के अंदर हथियार समेत जाना और पाबंदी हो। 295 क्या है, धार्मिक भावना को आउटरेज करना। और सेक्शन 505 है कि किसी झूठी बात का फैलाना। इसके अंदर जब कोई इस तरह की बात है तो कोई कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगी। इसका सब सेक्शन बी है, उसमें कहता है बी क्लॉज के अंदर कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंसेज, जब इस तरह के ऑफेंसेज को करने के लिए कोई आपराधिक षड्यंत्र रचा जाता है या एनी सच अबेटमेंट, उत्प्रेरण किया जाता है इस तरह के जुर्म का, या सेक्शन 108 है ए में जैसा वर्णन है, तो एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस, कोई कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अब जो 153 और 505 के तहत सब सेक्शन 2 और 3 में आते हैं, उनको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि बिना पढ़े बात समझ में नहीं आएगी। जैसे 153 बी है, राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ कोई आदमी बोलता है, प्रचार करता है। इसी तरीके से उसमें पहले हमने किया क्लॉज एक और 1 के बी और सी के तहत, तो उसमें सेक्शन 505 आया, सब सेक्शन 1। अब इसमें जो है सब सेक्शन 505 का 2 और 3, उन दोनों का जिक्र है। तो 505 का 2 क्या कहता है, स्टेटमेंट्स क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनिमिटी, हेटर्ड और इल विल बिटवीन क्लासेज, यानी 2 वर्गों के बीच में, 2 जातियों के बीच में ऐसी बात कहना जिससे दुश्मनी बने, नफरत बने, इल विल हो। तो 505 का 3 क्या कहता है कि ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 2 कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी जो ये इल विल की बात की, घृणा फैलाने की बात की, या 2 जातियों में वैमनस्य फैलाने की बात की, यदि ये धार्मिक स्थल पर यानी पूजा के स्थल पर किया गया है तो ये 505(3) में आता है। और फिर इसका सब बी क्लॉज क्या है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, इस तरह के जुर्म को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र करना, और एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट और द डीएम, इसमें शब्द डीएम भी आया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ऑनरेबल कोर्ट विल नॉट टेक द कॉग्निजेंस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द डीएम। अब हम इस तरीके से सेक्शन 197 की ओर आते हैं। 197 क्या कहता है, जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसने सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही पद को हटाया जा सकता है, तो ऐसे किसी अपराध का अभियोग जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह जुर्म तब उसने किया जिस दौरान वह अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, तो ऐसे जुर्म का संज्ञान लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में दिए गए उपबंधों के सिवाय नहीं लिया जा सकता। यानी जब कोई आदमी मजिस्ट्रेट था, न्यायाधीश था, तो या लोक सेवक था। लोक सेवक जो है पब्लिक सर्वेंट हु हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी, जिसका 21 के अंदर उल्लेख आया है। तो कहता है जब वह जुर्म के वक़्त सेंट्रल सरकार का एम्प्लॉय था तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, जब वह राज्य सरकार का एम्प्लॉय था तो राज्य सरकार की, परंतु जो राज्य सरकार का एम्प्लॉय था और उसने संविधान की आर्टिकल 356(1) जो राज्य में प्रभारी था, यानी नोटिफाई हो गया कि वह मतलब इस राज्य पर भी वो लागू होगा,
तो इस तरह का अगर नोटिफिकेशन हो रहा है, प्रोक्लेमेशन हो रही है या घोषणा हो रही है, तो वो ऐसे ही लागू होगा जैसे राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार में था। तो केंद्र सरकार में जिस तरीके से वो लागू था उसी तरीके से राज्य सरकार में भी लागू होगा और केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार पढ़ा जाएगा। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है और एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि यदि लोक सेवक ने या इस जज ने या न्यायाधीश ने या मजिस्ट्रेट ने धारा 354, 354 ए, 354 ए बी, 354 बी, 354 सी, 354 डी या सेक्शन 370, 375, 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए और 376 डी बी या 509 का जुर्म किया है तो नो सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, फिर सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। यानी नो जज और मैजिस्ट्रेट और द पब्लिक सर्वेंट हैज़ बीन गिवन ए लाइसेंस टू कमिट दीज ऑफेंसेस विच आई सेड इन द एक्सप्लेनेशन। अब जो है 197(2) क्या कहता है? 197(2) कहता है कि जब कोई आदमी सशस्त्र बल का है यानी आर्म्ड फोर्सेस का आदमी है तो वो दौरान ड्यूटी अगर उसने कोई जुर्म कर दिया तो उस जुर्म पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन होगी। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन के ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। और 197(3) क्या कहता है कि राज्य सरकार ये नोटिफाई कर सकती है कि सशस्त्र बल के सदस्य जो कि लोक व्यवस्था हेतु सौंपे गए हैं या उन्होंने लिए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय स्टेट गवर्नमेंट पर दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट उनकी परमिशन देगी। अब इस तरीके से 197(4) को हम पढ़ेंगे। 197(4) क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और या राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो उसके मुताबिक ये निर्धारण किया जाएगा कि मैजिस्ट्रेट या लोक सेवक के मुकदमा का विचारण किसके सामने किया जाए। सिंपल सेंटेंस है। अब 198(1) की तरफ आते हैं। 198 क्या कहता है? सेक्शन 198 कहता है कि जो जुर्म चैप्टर 20 IPC में आते हैं 493 से 498 IPC, ये ऑफेंस जो है चैप्टर 20 के अंदर आते हैं और ये जो है इन अपराधों पर न्यायालय किसी व्यथित यानी एग्रीव्ड व्यक्ति की शिकायत के बिना संज्ञान नहीं ले सकता, प्रोवाइडेड। परंतु में क्या कहा, ए में क्या कहा, यदि व्यक्ति 18 से कम का है संज्ञान ले सकता है, आदमी मूर्ख है, पागल है या रोग या इन्फर्मिटी के कारण शिकायत करने में असमर्थ है या ऐसी औरत है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीति रिवाजों के कारण लोगों के सामने आने के लिए मजबूर नहीं की जा सकती, जैसे पर्दानशीन लेडी है। पर्दानशीन के माने क्या है कि वो जिसको देख सके और दूसरा कोई उसको ना देख सके, उसे पर्दानशीन कहेंगे। तो उसकी ओर से न्यायालय की इजाज़त से दूसरा आदमी भी शिकायत कर सकता है। किस किस में कर सकता है? 4 आदमियों का जिक्र आया। 18 साल से कम का हो, मूर्ख हो, पागल हो या रोग या इन्फर्मिटी के कारण शिकायत करने में असमर्थ हो या ऐसी औरत जो रूढ़ियों और रिवाजों के कारण समाज के अंदर आने के लिए विवश नहीं की जा सकती, तो न्यायालय की इजाज़त से दूसरे आदमी के द्वारा शिकायत की जा सकती है। अब इसका क्लॉज बी क्या कहता है कि जहां आदमी आर्म्ड फोर्सेस का है और ऐसी हालात में सेवा कर रहा है और कमांडिंग ऑफिसर ने ये सर्टिफाई कर दिया कि उसे शिकायत करने के लिए छुट्टी नहीं दी जा सकती, तो वहाँ सब सेक्शन 4 के अनुसार उस आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी करने वाले व्यक्ति द्वारा दूसरा आदमी अधिकृत किया जाएगा और वो शिकायत कर सकता है। अब जब हम 198 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी पढ़ रहे हैं तो सब सेक्शन 4 का जिक्र आया। अब पहले हम सब सेक्शन 4 को ही देख लेते हैं कि सब सेक्शन 4 क्या कहता है। आइए देखें। सब सेक्शन 1 के प्रोवाइडेड के बी भाग में जो प्राधिकार यानी ऑथराइजेशन की बात है वो लिखित में होगी, पर पति के द्वारा हस्ताक्षरित भी होगी।
If signatures are not there of the husband, then it will be useless, बेमाने होगी। और जो ये ऑथराइजेशन होगा, ये लिखा जाएगा, वो ऑथराइज्ड व्यक्ति को सारे एलिगेशन की सूचना वो देगा, सारी बातों की। ये सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि मैंने इसको सब कुछ बता दिया है, जिसके आधार पर शिकायत होनी है। और वह ऑथराइजेशन कमांडिंग ऑफिसर से भी काउंटर साइंड होगा, और यह सर्टिफिकेट भी देना होगा उसे कि शिकायत करने के प्रयोजन हेतु उसे छुट्टी नहीं दी जा सकती। देन द सेकंड पर्सन इज ऑथराइज्ड टू मेक द स्टेटमेंट और कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द आर्म्ड पर्सन। अब सब सेक्शन 5 जो है इसी से संबंधित है, क्योंकि हम जो है 1 को पढ़ रहे थे, 1 में जो है 4 का जिक्र आ गया, तो 4 के साथ 5वां जुड़ा हुआ है, इसलिए बाद में 2 और 3 को पढ़ेंगे, पहले 5 को पढ़ लेते हैं। जब कोई दस्तावेज जिससे सब सेक्शन 4 की पूर्ति होती है, और जब तक उपधारा 4 में वर्णित और अपेक्षित सर्टिफिकेट प्रतिकूल नहीं माना जाएगा, यानी गलत नहीं माना जाएगा, कब तक? जब तक उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत ना दे दिया जाए। और प्रतिकूल नहीं माना जाएगा तो फिर क्या होगा? दैट विल बी रेड इन एविडेंस, उसे साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। अब हम परंतु का सी पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बी में सब सेक्शन 4 का जिक्र आने पर हमने 4 और 5 को पढ़ा। अब सी क्या कहता है? सी कहता है जहाँ धारा 494 और 495 के जुर्म से व्यथित पत्नी है तो उसकी ओर से कौन मुकदमा कर सकता है? वो स्वयं कर सकती है, उसका पिता कर सकता है, उसकी माँ कर सकती है, उसका भाई कर सकता है, उसकी बहन कर सकती है, बेटा कर सकता है, बेटी कर सकता है, और उसका चाचा यानी उसके पिता का भाई चाचा कर सकता है, और माता के भाई बहन यानी मामा और मौसी वो भी कर सकते हैं। मामा और मौसी भी कर सकते हैं, और इनसे अलग कौन कर सकता है? इनसे अलग वो कर सकता है जो न्यायालय ने इजाज़त दी हो और खून के रिश्ते से कहीं ना कहीं जुड़े हों, या शादी के रिश्ते से कहीं ना कहीं जुड़े हों, या एडॉप्शन द्वारा संबंधित हों, तो वो भी शिकायत कर सकता है, लेकिन वो कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब उपधारा 2 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 1 के उपबंध के प्रयोजन हेतु स्त्री के पति के से भिन्न कोई अन्य सेक्शन 497-98 के अपराध से व्यथित नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर उसकी पत्नी ने 497-98 का ऑफेंस किया है, किसी दूसरे के साथ अडल्ट्री की है, तो